दोस्तों नमस्कार, मैं उत्कर्ष द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका परीक्षा खबरी में। और आज है 2 मई 2020। महत्वपूर्ण परीक्षाओं जुड़ी खबरें, करंट अफेयर्स सुबह के वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो कल हालांकि हमने बताया था वीडियो में, लेकिन फिर बताना चाहता हूं, जो कल रात का वीडियो हमारा नहीं देख पाए थे उनके लिए है कि परीक्षाएं आपकी तब तक नहीं होंगी जब तक कि लॉकडाउन पूरी तरह से नहीं हट जाता। पूरी तरह से नहीं हट जाता अर्थात कहीं एक जगह भी अगर लॉकडाउन होगा प्रदेश में, अध्यक्ष महोदय का कहना है, तो वे एग्ज़ाम नहीं करा सकते हैं। और ये उचित भी है, यही हम भी कह रहे थे लगातार, और लगभग हर कोई जानता था कि परीक्षा तो अभी नहीं होनी है। तो एक प्रकार से उन्होंने कह दिया, आधिकारिक सूचना भी बहुत जल्द आ जाएगी परीक्षा कैलेंडर के साथ ही। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात है कि इसलिए आपको अच्छा समय मिल गया दोस्तों, तो इस समय का सदुपयोग करें, पढ़ाई करें अच्छे से, ठीक है। और बेसिक तैयार करके, सबसे अच्छी बात है कि आपको समय मिला है तो आप बेसिक तैयार करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। बाकी टेस्ट वगैरह जो हम सॉल्व कराएंगे वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, तो हम आपको आज शाम तक पूरे 6 महीने का करंट अफेयर्स का एक वीडियो बनाकर दे सकते हैं। लेकिन कमेंट बॉक्स में आपको यस यस लिखना होगा सब, और लाइक करना होगा खूब ढेर सारा, ठीक है ना। तो मैं शाम तक आपको 6 महीने का करंट अफेयर्स पूरा दे दूंगा। आपकी जितनी परीक्षाएं आने वाली हैं सबके लिए काम करेगा वो। हालांकि हमने रामायण वीडियो दिया हुआ है, वो भी है, लेकिन एक अलग मैं वीडियो बना दूंगा आपको करंट अफेयर्स का, बहुत दिन हो गए बनाए। तो यहाँ भी यूपी एग्ज़ाम से संबंधित सारी चीज़ें आपको एक ही चैनल पे मिल जाएंगी। कोई शिकायत होगी तो बताइए, कोई डाउट होगा तो उसको हम सुधारने का प्रयास करेंगे। और आपके जो परिणाम आने हैं यूपी पीसीएस 2018 मुख्य परीक्षा, एसीएफ वगैरह के, एपीओ वगैरह के, वो अब आने शुरू हो जाएंगे। ऐसा अध्यक्ष महोदय के द्वारा कहा गया है कि तैयारियां रिजल्ट की पूरी हो गई हैं, ठीक है। 2 मई की बात करें, अब आपको पता है 17 मई तक, ये तो खबर बताना ही भूल गए, 17 मई तक लॉकडाउन हो गया है। हालांकि आप सब तेज हैं, आपको मालूम ही होगा। 2 मई की बात करें दोस्तों, आज 2 मई है। 2 मई को संयुक्त राष्ट्र विश्व टूना दिवस मनाया जाता है। ये टूना क्या चीज़ है? ये एक विशिष्ट प्रजाति है मछली की। विशिष्ट है दोनों मायने में, एक तो प्रजाति के मामले में विशिष्ट है, दूसरी इसका जो आर्थिक और जो खाद्य के रूप में महत्व है वो इतना ज़्यादा है कि इसके लिए एक विशिष्ट संयुक्त राष्ट्र ने, सबसे बड़ी बात है, संयुक्त राष्ट्र ने एक विशिष्ट दिवस मनाने का सोचा, विश्व टूना दिवस। कब से? 2 मई 2017 से मनाया जा रहा है। दरअसल जलवायु परिवर्तन से इस मछली को आने वाले समय में, भविष्य में जो खतरे हैं उससे बचाने के लिए, उसकी ओर वैश्विक ध्यान खींचने के लिए, आकर्षित करने के लिए, इसके लिए प्रयास करने के लिए ये दिवस मनाया जा रहा है। तो ये एक विशिष्ट प्रकार की मछली है, आर्थिक रूप से अति महत्वपूर्ण मछली है, आजीविका और खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से पूरे विश्व समुदाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों है? यहाँ 2 फैक्ट दिए हैं इससे जुड़े हुए जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला फैक्ट है कि समुद्री मछलियों के कुल मूल्य का जो व्यापार होता है, कुल मूल्य का 20% अकेले योगदान इस मछली का रहता है, टूना मछली का। दूसरी बात है कि सी फूड जो होते हैं, अर्थात समुद्र से प्राप्त जो फूड सामग्री, खाद्य सामग्री है, उसमें जो वैश्विक व्यापार है उसका 8% अकेले योगदान इस टूना मछली का है। तो इससे आप समझ गए होंगे कि इसका कितना महत्व है और यह प्रासंगिक है कितना। संयुक्त राष्ट्र विश्व टूना दिवस। अगली जो महत्वपूर्ण खबरें तो देखिए बहुत आती हैं, ठीक है। इस राज्य ने, अब देखिए हर राज्य कोई ना कोई घोषणा कर दे रहा है कोविड-19 के लिए। अगर हम पूरा कंपाइल कर लें तो पूरी किताब भर जाए केवल कोविड-19 से। तो हमको इतना ज़्यादा डीप उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। वो सब खबरें जब कोविड-19 पूरी तरह समाप्त हो जाएगा तो जो मेन चीज़ें होंगी, जैसे कि आरोग्य सेतु ऐप है, इसके इन सब चीज़ों के बारे में हम बता ही चुके हैं। जो भारत सरकार के महत्वपूर्ण प्लान्स हैं, या उत्तर प्रदेश सरकार की आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो यहाँ संबंधित जो ऐप वगैरह हैं, जो चीज़ें जैसे टीम 11 वगैरह बनाई गई थी, इसके बारे में फिर से एक बार हम वीडियो बना देंगे, उसमें पूरा हो जाएगा। और कोविड-19 पूरे विश्व में कितने लोग प्रभावित हुए, भारत में कितने लोग प्रभावित हुए, क्या कैजुअल्टीज़ हुई, ये सब ध्यान में आपको रखना है। क्या दवाइयाँ विकसित की गई, ये सब। और वैश्विक संस्थाएं जैसे WHO वगैरह हो गए, उन्होंने क्या क्या प्लान्स किए, भारत को क्या मतलब कि भारत को कितना दान किसने किया, ये सब चीज़ें
आपको देखनी है बस। वो मैं एक लास्ट में वीडियो कंपाइल करके दे दूंगा, उतना पर्याप्त रहेगा। पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता का 11वां सत्र 28 अप्रैल 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुआ, अर्थात वर्चुअल डायलॉग हुआ। देखिए ये 11वां सत्र था पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता का, लेकिन पहला वर्चुअल ये डायलॉग था। तो पहला वर्चुअल पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग इसको बोलेंगे। पहला फर्स्ट वर्चुअल पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग। अभी तक पीसीडी पूछा जाता था, वीपीसीडी पूछ लिया जाएगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो वर्चुअल क्यों हुआ? क्योंकि आप हर कोई जानता है कि इस समय कोविड-19 है, आना जाना है नहीं, तो वर्चुअल सब हो रहा है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुआ। केंद्रीय पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन मंत्री जो भारत सरकार के हैं, श्री प्रकाश जावड़ेकर, इन्होंने इसमें भाग लिया। इसकी मेज़बानी हमेशा की तरह जर्मनी ने की। आपको बता दूं कि पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता ये जो शुरू हुई 2010 से, और जर्मनी की जो उस समय की चांसलर थी एंजेला मर्केल, अभी भी हैं, उनकी पहल पर ये शुरू हुआ था। दरअसल ये शुरू क्यों हुआ? 2009 में जो कोपेनहेगन सम्मेलन हुआ, तो कोपेनहेगन में जो जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन हुआ था कोप का, वो किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया था सम्मेलन। इसीलिए 2010 में इस सम्मेलन की शुरुआत हुई, जलवायु वार्ता की अलग से शुरुआत हुई समानांतर। एक महत्वपूर्ण बात है कि इसकी मेजबानी जर्मनी करता है, अध्यक्षता, लेकिन सह अध्यक्ष कौन होता है ये जानना महत्वपूर्ण है। तो UNFCCC अर्थात यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये जो UNFCCC है, UNFCCC, इसकी स्थापना आपको पता है कि जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन, जिसको पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं, रियो डी जेनेरियो में जो हुआ था पहला 1992 में, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो, जिसको पहला पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं, वहीं पर इसका गठन हुआ था। तब से जो भी बैठकें होती हैं इसकी कोप नाम दिया जाता है, कोप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की पहली बैठक, दूसरी बैठक, तीसरी, इस ढंग से। तो इसी क्रम में कोप की जो भी बैठक होती है जिस देश में, उस कंट्री का जो मतलब वो जिस कंट्री में होगा वही जो है इसका सह अध्यक्ष होता है। पीटर्सबर्ग जलवायु जो वार्ता होती है, डायलॉग होता है, इसका सह अध्यक्ष होता है। तो जर्मनी के साथ सह अध्यक्ष कौन होगा? जहां पर कोप 26 होगा। तो कोप 26 कहाँ होगा? ग्लासगो में होगा। आपको ये बात भी बता दूं, ग्लासगो कहाँ है? यूनाइटेड किंगडम में है। और यूनाइटेड किंगडम में 2020 में ये कोप 26 होना था, लेकिन अब ये कोविड-19 की वजह से 2021 में होगा। यूनाइटेड किंगडम दोस्तों जो है, और ग्रेट ब्रिटेन, इसमें मैंने आपको कई बार अंतर बताया है। तो आप हमारे डेली के व्यूवर्स हैं जो भी, वो हमको बताएं कि यूके में और ग्रेट ब्रिटेन में क्या अंतर है। केवल इतना बताएं कि यूके में कौन कौन से देश आते हैं और ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन से देश आते हैं। आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। हम आज नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि हम कई बार आपको ये बता चुके हैं। बस इतना हिंट दे सकते हैं कि यूके में 4 देश आते हैं और ग्रेट ब्रिटेन में 3 देश आते हैं, और इन 3 में जब एक को आप जोड़ देते हैं तो ये यूके हो जाता है, यूनाइटेड किंगडम हो जाता है। इतना हिंट आपको दे रहे हैं, अब आपको कमेंट बॉक्स में हमको बताना है। तो इस बार कितने देशों ने भाग लिया? तो याद रखिएगा 30 देशों ने इसमें भाग लिया। इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में, वर्चुअल डायलॉग में 30 देशों ने भाग लिया, और वर्तमान में जलवायु परिवर्तन संबंधी जो चुनौतियां हैं उस पर वार्तालाप हुई। ये कब से शुरू हुआ था ये आपको याद रखना है, 2010 से। अगला है कि 1 मई को अर्थात कल 19 ये जो है महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस मनाया गया। किस उपलक्ष्य में? 1960 को, 1 मई 1960 को ही बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम के तहत महाराष्ट्र और गुजरात 2 राज्यों की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम के तहत 1960, अक्सर पूछता है कि 1960 में मतलब कि मिलान करने के लिए भी आ सकता है, और महाराष्ट्र या गुजरात का गठन, पुनर्गठन कब हुआ था, तो या ये दोनों अलग कब हुए थे। तो बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम के तहत 1960 में ये दोनों अलग हुए थे। डेट पूछेगी तो 1 मई को।
आपको मैं बता देना चाहता हूं, अगर राज्यों के पुनर्गठन की बात है, राज्यों के गठन की बात है, तो सबसे पहले राज्यों का गठन किस तरह से हो, इसके लिए एस.के. धर, जो कि हाईकोर्ट इलाहाबाद के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे, उनकी अध्यक्षता में 4 सदस्यीय आयोग का गठन हुआ था। एस.के. धर आयोग इसको बोला गया। इसने भाषा के आधार पर जो डिमांड हो रही थी राज्यों के गठन की, उसको अस्वीकार कर दिया और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के गठन की बात की। इसके बाद एस.के. धर की जो संस्तुति थी, उसकी समीक्षा के लिए, उसकी परीक्षा के लिए एक कमेटी बनी, JVP कमेटी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीता रमैया। इन तीनों ने इसका परीक्षण किया जो एस.के. धर आयोग की संस्तुति थी, और इन्होंने भी इसका समर्थन किया और भाषा के आधार पर जो राज्य की डिमांड थी राज्यों के पुनर्गठन की, उसको इन्होंने अस्वीकार कर दिया और प्रशासनिक सुविधा के साथ ये भी गए। लेकिन जैसे ही इस कमेटी की रिपोर्ट आई, निर्णय आया, मद्रास राज्य के तेलुगु भाषी जो लोग थे उन्होंने विरोध शुरू कर दिया। 58 दिन तक पोट्टी श्री रामुल्लू, जो कि नेता थे तेलुगु भाषियों के, उन्होंने आमरण अनशन किया और 58 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। 15 दिसंबर 1952 में ये घटना घटित होती है। बाद में इससे दबाव होता है और जो प्रधानमंत्री थे, जो भारत सरकार थी, उसने निर्णय लिया उस समय कि आंध्र प्रदेश का भाषा के आधार पर गठन होगा। तो 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना भाषा के आधार पर गठित होने वाला। इसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग जो था, भारत का पहला राज्य पुनर्गठन आयोग, उसका गठन होता है। इसके अध्यक्ष फजल अली रहते हैं और इसमें 2 सदस्य रहते हैं। उनका नाम याद रखिएगा, हृदयनाथ कुंजरू और K.M. पडिक्कर। इसने 1953 में इसका गठन होता है। इसने क्या किया कि एक भाषा और एक राज्य के सिद्धांत को नकार दिया, लेकिन भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को आंशिक रूप से इस तरह से इसने मान्यता दे दी और इस तरह से 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ये अस्तित्व में आए। ये अगर पूछा जाए कि राज्य पुनर्गठन आयोग ये पारित कब हुआ, तो जुलाई 1956, कई बार आया है, जुलाई 1956 में पारित हुआ और फिर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए इसके तहत। ठीक है ना। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? 1953 में। कौन अध्यक्ष था? फजल अली। अन्य सदस्य पंडित हृदयनाथ कुंजरू और सरदार K.M. पडिक्कर। जुलाई 1956 को यह पास हुआ और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना हुई। बाद में धीरे धीरे अन्य राज्य बनते चले गए। अन्य राज्यों के जो बनने का क्रम रहा वो याद रख सकते हैं। आंध्र प्रदेश तो पहले बना ही था 1 अक्टूबर 1953 को। फिर महाराष्ट्र और गुजरात का ही नंबर आता है बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम के तहत 1 मई 1960 को। उसके बाद नागालैंड का नंबर आता है 1 दिसंबर 1963 को। फिर हरियाणा का नंबर आता है 1 नवंबर 1966 को। पंजाब से अलग करके हरियाणा बनता है। ठीक है, पंजाब हरियाणा दोनों पूछेगा तो 1 नवंबर 1966 को ये पुनर्गठित हुए थे। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को। फिर मेघालय 21 जनवरी 1972 को। मणिपुर और त्रिपुरा भी मेघालय के साथ ही, अर्थात 21 जनवरी 1972 को मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। फिर सिक्किम 26 अप्रैल 1975 को भारत का राज्य बनता है। उसके बाद मिजोरम 20 फरवरी 1987 को। फिर अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को। उसके बाद गोवा का नंबर आता है 25वां राज्य बनता है 30 मई 1987। फिर छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड ये नवंबर 2000 में क्रमशः। छत्तीसगढ़ 26वां, 6 से याद रखिएगा, 26वां छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को। फिर उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को 27वां राज्य बना और फिर झारखंड 28वां राज्य बना 15 नवंबर 2000 को। फिर तेलंगाना 29वां राज्य बना 2 जून 2014 को। हालांकि वर्तमान में अब 28 राज्य ही रह गए हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है वो अब क्या हो गया है? केंद्र शासित प्रदेश हो गया है।
जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में, और दोनों ही अब केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके अलावा दमन और दीव और दादरा नगर हवेली को मिला दिया गया। ये दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, अब एक केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो अब वर्तमान में भारत में जो संख्या है, संख्या के लिहाज से 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश कुल हैं। और अगर आपने लर्निंग ऐप अभी तक डाउनलोड न किया हो, अनअकैडमी लर्निंग ऐप, तो इसको डाउनलोड इंस्टॉल कर लें। यहाँ पर कोई भी विषय, किसी भी एजुकेटर को आप सर्च करेंगे, कोई टॉपिक सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं, या फिर चाहें तो सब्सक्रिप्शन लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन आपको 1 मंथ से लेकर के 2 साल तक के उपलब्ध हैं, अर्थात 1 महीने से लेकर आप 2 साल तक का एडमिशन ले सकते हैं। प्रशुल्क कुछ उसमें लगेगा, जो भी सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं देकर पढ़ सकते हैं। हमारा रेफरल कोड अगर आप यूज़ करते हैं, रेफरल कोड है UD10 मेरा, ये यूज़ करते हैं तो किसी भी कोर्स में आपको छूट मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको अवश्य अगर आपको ज्वाइन करना है तो UD10 रेफरल कोड अवश्य यूज़ करिएगा। ठीक है ना। तो 12 महीने का कोर्स में जैसे 7,000 रुपये आपका लग रहा है, तो 24 महीने कोर्स में उसी कोर्स में 9100 रुपये लगेंगे। तो आपका 2 वर्ष का जो फ़ी रहेगी वो कम पड़ रही है। तो आप चाहें तो 2 साल के लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं आराम से, तब तक आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो UD10 आप याद रखिएगा रेफरल कोड। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।